जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे आरपीएफ कांस्टेबल की जॉब प्रोफाइल के बारे में, यानी जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के तहत कांस्टेबल का पद होता है, इसमें किस प्रकार की ड्यूटी होती है, ड्यूटी कहाँ कहाँ लग सकती है और इसमें सैलरी कितनी होती है आदि। ये सभी पॉइंट जैसे स्वास्थ्य सुविधा हो गई, रहने की सुविधा हो गई, छुट्टियां हो गई, कैंटीन की सुविधा और अदर फैसिलिटी में क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती हैं। और इस ड्यूटी के साथ साथ यदि आप अभी भी पढ़ाई करना चाहते हो तो पढ़ाई के लिए आपको समय किस प्रकार से मिलता है या नहीं मिलता है, और यात्रा पास की सुविधा किस प्रकार से मिलती है आदि सभी पॉइंट्स पर इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। तो पूरे वीडियो में बने रहिए। मैं आपका दोस्त संदीप शुक्ला और आप देख रहे हैं शिवप्रिया को। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम जानेंगे इसमें ड्यूटी की बात, क्योंकि जब भी आप किसी भी पद के बारे में जानना चाहते हैं तो सर्वप्रथम ये होता है कि इसमें ड्यूटी किस प्रकार की और कहाँ करनी पड़ सकती है, कितने घंटे की ड्यूटी होती है और सैलरी कितनी होती है, क्योंकि यही दोनों पॉइंट पर सारी चीजें डिपेंड होती हैं। तो अगर इसमें हम कांस्टेबल पद की ड्यूटी की बात करें तो ड्यूटी दोस्तों आपकी नॉर्मल तौर पर 8 घंटे की ड्यूटी होती है, यानी जहां भी आपकी पोस्टिंग होगी। जानते हैं कि केंद्रीय बल होता है, एक तरह से केंद्रीय फोर्स होता है रेलवे का, तो आपकी कहीं भी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी ड्यूटी लग सकती है किसी भी स्टेशन पर, परंतु जहां भी रहेगी वहां पर आपकी नॉर्मल तौर पर 8 घंटे की ड्यूटी होती है। और यदि कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तब फिर आपको इससे अधिक भी बुलाया जा सकते हैं, यानी 10 से 12 घंटे भी कभी कभी करना पड़ सकता है, परंतु नॉर्मल तौर पर 8 घंटे की ड्यूटी होगी। अब आप समझ रहे हैं कि अगर 8 घंटे की ड्यूटी इसके बाद आपको नहीं बुलाया जाएगा, यानी 16 घंटे आप फ्री हैं, तो इस 16 घंटे पर आप इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। और इसमें अगर ड्यूटी प्रकार की बात करें तो ड्यूटी प्रकार जैसे रेलवे प्रोटेक्शन होता है आपका, तो उसके अंतर्गत जो भी एरिया होता है रेलवे का, जहां भी आपकी ड्यूटी होती है वहीं पर आपको जो है सुरक्षा देने का काम करना होता है। अब जैसे मान लीजिए इसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए गेट ड्यूटी हो गई आपकी, और जहां पर टिकट काउंटर होते हैं वहां पर आपको सुरक्षा देना पड़ सकता है, जैसे सीसीटीवी कैमरा हो गया, कंट्रोल रूम बना होता है, वहां भी आपकी ड्यूटी लग सकती है, या फिर आपको प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी करना पड़ सकता है। तो इस तरह की आपकी मतलब उसी अंतर्गत आपके ड्यूटी पॉइंट रहने वाले हैं, तो ज्यादा बहुत खास इसमें समस्या नहीं होती है। ड्यूटी के बाद बहुत कम समय पर ही आपको इमरजेंसी पीरियड पर बुलाया जाता है, जबकि सिविल पुलिस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी बहुत कम ही रहेगी जो 8 घंटे की ड्यूटी होती है, अन्यथा इससे अधिक ही रहती है। और इसके बाद भी मान लीजिए आप 12 घंटे की ड्यूटी करके आ रहे हैं सिविल पुलिस में और इसके बाद भी आपको बुलाया जा सकता है। मैक्सिमम टाइम यहाँ पर जो है सिचुएशन बन जाती है इमरजेंसी पीरियड वाली, परंतु इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप 16 घंटे आप हैं तो उसमें आप आराम करिए, या फिर आप अपने पढ़ाई का समय आराम से निकाल सकते हैं, और किसी अन्य पद की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आराम से पढ़ सकते हैं। 16 घंटे बहुत होते हैं, इसमें आप 5 से 6 घंटे 7 घंटे आराम से समय निकाल सकते हैं आप अपने केवल पढ़ने के लिए। इसके बाद अगर सैलरी की बात करें दोस्तों तो सैलरी भी सिविल पुलिस से इसमें अधिक होती है। किस प्रकार से होती है? बेसिक पे तो आपका इसमें भी 21,700 ही होता है, और डीए आप जानते हैं तो डीए जो है वर्तमान में तो 53% चल रहा है, परंतु ये हर 6 महीने में बदलता रहता है। यानी डीए जो आपका प्रेजेंट में 53% मिलने वाला, हर 6 माह में इसमें वृद्धि होती है। और इन दोनों के अलावा मान लीजिए जहां भी आपकी नियुक्ति है और वहां से आपको 8 किलोमीटर दूर कहीं ड्यूटी जाना पड़ सकता है, तो ऐसी सिचुएशन पर आपको यदि आपकी ड्यूटी 6 घंटे से अधिक की लगाई जाती है तब आपको टी और डीए की सुविधा मिलती है, जो कि एक दिन का आपको 650 रुपए दिया जाता है। अब इस 650 में यदि आपने 6 घंटे की ड्यूटी की है तब तो इसका आपको 30% मिलेगा, और यदि आपने 6 से 12 घंटे तक की ड्यूटी आपकी लगी हुई है तब आपको इसका 650 का 70% मिलेगा। परंतु यदि उस पॉइंट पर आपकी 12 घंटे या इससे अधिक की ड्यूटी लग जाती है तब फिर आपको 650 रुपए पूरा पूरा मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आपको टी और डीए मिलता है। और इसके अलावा दोस्तों आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, जो कि 27 रुपए दिया जाता है। और यदि आपको रहने की सुविधा की बात करें तो रहने के लिए तो अच्छी सुविधाएं हैं, इसमें काफी अच्छे आपको बैरक मिल जाएंगे और आवास मिल जाएंगे, परंतु यदि रहने की सुविधा यदि अवेलेबल आपके लिए नहीं हो पाती तो फिर आप प्राइवेट आवास लेकर के भी रह सकते हैं। और ऐसी स्थिति में आपको एचआरए दिया जाता है। एचआरए दोस्तों जैसा कि सिविल पुलिस में फिक्स होता है, परंतु इसमें फिक्स नहीं होता है। ये आपका एचआरए आपके बेसिक पे पर डिपेंड करता है। बेसिक पे पर आप जानते हैं दोस्तों कि 21,700 मिनिमम बेसिक पे होता है, और ये हर साल 3% आपके इसमें वृद्धि होती है। तो जो आपका बेसिक पे होगा उसका आपको 3 प्रकार से इसमें मिलता है, ए, बी और सी, 3 ग्रेड होते हैं। जिस भी ग्रेड के पॉइंट पर आपके स्टेशन पर ड्यूटी है, मान लीजिए जहां भी आपकी नियुक्ति है, तो उसी के हिसाब से आपको एचआरए मिलेगा। अब इसमें यदि आपकी ए ग्रेड के पॉइंट पर आपकी
नियुक्ति है तब आपको 27% एचआरए मिलेगा, और इसी प्रकार अगर बी ग्रेड पर है तो 18% मिलेगा, और सी ग्रेड पर आपको तो 9% एचआरए मिलेगा। तो इस प्रकार से आपका एचआरए बेसिक पेपर डिपेंड करता है, तो ये भी अच्छी सुविधा है। इसके अलावा कुछ और बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं, जैसे यूनिफॉर्म अलाउंस हो गया। तो यूनिफॉर्म अलाउंस दोस्तों आपको 10,000 रुपए मिलता है, साल में एक ही बार मिलता है, और बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए भी मिलता है। यदि आपके मैक्सिमम 2 बच्चों पर ही चाइल्ड एजुकेशन मिलता है, जो कि 27,000 रुपए एक साल के लिए मिलता है एक बच्चे पर, और यदि 2 बच्चे हैं तो इसका 2 गुना हो जाएगा। 2 से अधिक पर कुछ कंडीशन होती है, जैसे मान लीजिए आपका लास्ट वाला बच्चा जो पहले से दूसरा वाला, वो अगर जुड़वा हो जाते हैं तो फिर आपको 3 बच्चों पर चाइल्ड एजुकेशन खर्चा आपको मिल जाएगा। इसके बाद बात करेंगे हम छुट्टी की, क्योंकि यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। जब आप जॉब करने लगते हैं तो उस समय छुट्टियों की समस्या होती है। तो इसमें दोस्तों आपको सीएल मिलती है, जो कि 15 दिन की मिलती है, और इसी प्रकार आपको इसमें LAP यानी लीव ऑनर्स पे के रूप में आपको छुट्टियां मिलती हैं, जो कि 30 दिन की होती हैं। तो छुट्टियां आपके लिए इसमें पर्याप्त हैं, कोई समस्या नहीं होती है, आराम से आप छुट्टियां काट सकते हैं। और मेडिकल लीव भी मिलती है, यदि आप बीमार हो जाते हैं, कोई समस्या है आपको, तो फिर आप मेडिकल लीव भी ले सकते हैं। ML के रूप में आपको मेडिकल लीव मिलेंगी। यदि आप बीमार हो जाते हैं तो स्वास्थ्य की सुविधा भी आपको मिलती है, और मेडिकल लीव भी आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसमें भी अच्छी सुविधा है। इसके बाद अगर कैंटीन की बात करें तो कैंटीन के दोस्तों अच्छी फैसिलिटी है इसमें, यहाँ तक कि आप व्हीकल वगैरह आराम से मिल जाते हैं, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। नॉर्मल जो मार्केट रेट होता है वहां से आपको 10 से 15% आराम से लेस हो जाता है। आप कैंटीन के माध्यम से अगर आप व्हीकल वगैरह परचेज कर सकते हैं, या फिर आप जो डेली यूजेस के आइटम्स हैं, आपकी ग्रोसरी वगैरह के आइटम, तो ये सभी आप कैंटीन से आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। जहां भी आपकी नियुक्त है वहाँ मुख्यालय पर कैंटीन होते हैं, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। अदर फैसिलिटीज की बात करें दोस्तों अगर, तो इसमें आपको यात्रा पास मिलता है। रेलवे में आपको यात्रा पास मिलता है, और कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए यात्रा पास मिलता है। परंतु कांस्टेबल में जब आपकी 5 साल तक की सर्विस होती है, यानी अप टू 5 ईयर तक आपको हर साल एक पास, यानी 5 साल तक आपको 5 पास मिलते हैं विद फैमिली के साथ। यानी विद फैमिली के साथ ऑल ओवर इंडिया आप कहीं कभी अगर आप टिकट ले रहे हैं, आने और जाने का फुल पास आपको मिलता है, जिसमें से एक पास आपको एसी का मिलेगा, और बाकी के 4 पास आपके स्लीपर के होंगे। इसी प्रकार जब आपकी 5 साल की सर्विस हो जाती है तो इसके बाद आपको एनुअल रूप पर जो है 3 पास मिलेंगे एक साल पर विद फैमिली पर, जिसमें एक पास आपका एसी का रहेगा और 2 पास आपके स्लीपर के रहेंगे। ये एसी वाला पास आपका 3rd एसी का होता है। तो इस प्रकार से आपको यात्रा पास भी मिल जाता है। यानी कुल मिलाकर कहें इस पोस्ट को तो काफी अच्छी पोस्ट, इसकी तैयारी आप आराम से कर सकते हैं। और यदि इसमें भर्ती प्रक्रिया की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो दोस्तों इसमें सर्वप्रथम जब भी आरपीएफ कांस्टेबल का विज्ञापन जारी किया जाता है तो उस पर आपसे ऑनलाइन आवेदन लिए जाते हैं, और जब आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं इसके बाद आपकी परीक्षा ली जाती है, यानी CBT एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने के बाद जब आप उसमें पास हो जाते हैं, इसके बाद आपका जो है फिजिकल होता है। फिजिकल क्वालिफाइड यदि आप कर लेते हैं तो फिर आपका DB यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, यानी जो भी आपने फॉर्म अप्लाई किया था और उसमें जितनी भी डिटेल्स आपने सबमिट किया था उसका आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ मिलान किया जाता है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो इसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, और जब आप मेडिकल क्वालिफाइड कर लेते हैं तो अंततः आपको ट्रेनिंग पर बुला लिया जाता है। इस प्रकार से आप इस पर कांस्टेबल के पद पर भर्ती हो जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने सभी पॉइंट्स पर जो है डिटेल में डिस्कस किया है। आरपीएफ कांस्टेबल का डिटेल में जो है चीजें आपको बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर कंफ्यूजन या कुछ चीज छूट गई है तो आप उसको मेरे टेलीग्राम ग्रुप या फिर इंस्टाग्राम ID फॉलो कर लीजिए। वहां से DP के माध्यम से आप अपने सवालों को लिख सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब जरूर देने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।